मुंबई, जहां हमारे साथ हैरी धावल साहब हैं जो कि डीजी हैं इंडियन प्राइवेट प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है हैरी साहब। ये बताइए कि जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं बिजली के क्षेत्र में, उनकी क्या कुछ दिक्कतें हैं? आपको क्या लगता है किस तरह से बेहतर किया जाना चाहिए अगर हम वाकई पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इस सेक्टर को सुधारने की बात करते हैं? देखिए, बहुत सिंपल सा मामला है। आप देखिए कि कंज्यूमर क्या चाहता है, उपभोक्ता क्या चाहता है। हमने जनरेटर्स की बात की, ट्रांसमिशन वालों की बात की, पॉलिसी वालों की बात की, दुनिया भर की बातें हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें दिल्ली में क्या हुआ, कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर चाहता है कि उसको 24 घंटे क्वालिटी की बिजली मिलनी चाहिए। इसलिए हमने ये प्रस्ताव रखा था पिछले साल कि आप प्लग एंड प्ले ग्रिड बनाइए, जो कि इस कंटिजेंसी, जैसे आपने कहा कि तूफान आया तो खंभे गिर गए, अब ये एक इमरजेंसी रिस्पांस जो है इसका ऑल्टरनेटिव होना चाहिए था। अब जब लोगों से बात की, जो जानकार हैं, उन्होंने कहा कि 27,000 करोड़ रुपए जो हैं दिल्ली के रेगुलेटर ने उसको मान लिया है, लेकिन वो दे नहीं रहे पैसे। तो हमारे पास पैसे नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में पैसे नहीं है, ट्रांसमिशन को अपग्रेड करने के पैसे नहीं है, तो सब लोग शॉर्टकट लगा रहे हैं। तो तूफान आया, खंभे गिर गए, लोगों के पास बिजली नहीं है। अब ये देखिए पॉइंट, ये किसी ने अभी पैनलिस्ट ने बड़ा अच्छा उठाया था कि हम नेहरूवियन मॉडल के ज़माने से 50s और 60s की सोच में बात करते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो पावर सेक्टर है वो 100% प्राइवेट सेक्टर में नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में रहा है। अब इसमें एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि आप जब प्राइवेट वाले को लाते हो बीच में, तो प्राइवेट तो मुनाफाखोर है, और उसकी जो इमेज बनाई गई है हिंदी पिक्चरों से लेके आज तक कंज्यूमर के दिमाग में कि भाई ये तो चोर है, तो ये कैसे ठीक कर सकता है। अब ये लोग भूल जाते हैं कि पिछले 10 सालों में जब से प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है दिल्ली में, हम वहाँ दिल्ली में रहते हैं, हमें पता था कि हम तो रात को 2-2, 3-3 बजे तक सब स्टेशन में खड़े रहते थे डीवीवी के कि भैया बिजली कब आएगी। अभी तो हम भूल ही गए कि सब स्टेशन है कहाँ। लेकिन अब फिर ये विपदा खड़ी हो गई है, और ये विपदा खड़ी होती चली जाएगी जब तक सरकार ये क्लियरली फ्रेमवर्क नहीं बनाती कि आपका एक ही मकसद है कि कंज्यूमर क्या चाहता है। कंज्यूमर चाहता है कि बिजली चाहिए 24 घंटे और एक रीजनेबल प्राइस पे चाहिए। किसने बात करी ईंधन की? अब कोल इंडिया को आप जो मर्जी कहें कि भाई कोयला नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है। अब कोल इंडिया जो है, जितनी भी कोयल कंपनीज है, मार्च तक उनकी आउटपुट निकलती है। अब ये लोग कह रहे हैं कि मॉनसून डिले होने वाला है। अगर मॉनसून डिले हो गया तो आपको कोयला और चाहिए, और माइनिंग का ऑपरेशन जो है वो टेपर डाउन होता है अप्रैल मई जून। कोयला कम होने लग गया। ऑलरेडी न्यूज में आना शुरू हो गया, कुछ कुछ पावर स्टेशन है जहाँ पे 1 दिन का कोयला है, 1.5 दिन का कोयला है। अब ये सिचुएशन एक दिन में खड़ी नहीं हुई है, ये सिचुएशन काफी समय से चल रही है। तो जैसे हमारे पैनलिस्ट ने बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार को ये समझना पड़ेगा कि इंगेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इंगेजमेंट ऑफ कंज्यूमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो ट्रांसमिशन की बात हो रही है, जनरेशन की हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन की हो रही है। ये रूल्स ऑफ द गेम हैव टू बी वेरी क्लियरली आउटलाइन, क्योंकि सब लोग कंफ्यूज्ड हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंगेज करना चाहते हैं सरकारें, उनके अफसर, उनको ये धमकी दी गई है पिछले 2-3 सालों से कि भाई हर चीज तो स्कैम है। स्कैम कहना बड़ा आसान है, अब बिजली नहीं है तो अब स्कैम करके क्या करोगे? हमें तो बिजली चाहिए भैया, हमें तुम्हारे स्कैम से क्या लेना देना। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जैसे कंज्यूमर का चश्मा लगा के इस सेक्टर को देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, हाइड्रो कितना होना चाहिए। हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि ये उत्तराखंड में जो हुआ वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से हुआ। मैं उनसे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से जो हुआ वो कम हुआ, नहीं तो और ज्यादा भी हो सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब इस चीज को देखते हैं एक बैलेंस तरीके से, कंज्यूमर का चश्मा अगर लगा लें, तो आप ये देखेंगे कि जनरेशन में इन्वेस्टमेंट आएगा, ट्रांसमिशन की काफी लाइनें बनेंगी, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी हो जाएगा। और आप जो पॉइंट कर रहे थे रिन्यूएबल एनर्जी का, वो पॉइंट बड़ा सिंपल है। रिन्यूएबल एनर्जी इनफर्म है, ये आती है बारिशों के जमाने में, ज्यादा बिजली आती है
जब किसी को ना एग्रीकल्चर में की ज़रूरत पड़ती है, ना एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो बिजली खरीदने वाला नहीं होता, तो ऐसी वेस्ट हो जाती है। और ये प्रॉब्लम हाइड्रो में भी आ जाता है। हाइड्रो का एक सीजन होता है बारिशों के टाइम पे। तो ये चीज़ें जो हैं इसकी सॉल्यूशंस हैं, लेकिन जो डिसीजन लेने वाले हैं उनको आप डराइए मत, उनको सपोर्ट करिए। जो अभी हमारे प्रधानमंत्री ने करा है, मैं उनको दाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 3 मुख्य मंत्रालयों को एक कर दिया है, जहां पे आधे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सेक्रेटरी सब बैठ के आपस में बात तो करेंगे। अब ये अगर आप कर दें, और एक लास्ट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से निवेश आए, तो आप 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और 3-3, 4-4, 5-5 साल में नीति बदलते जाते हैं, तो कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा। और कोई ये जो कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर क्यों आया, इससे गवर्नमेंट अच्छा संभाल लेगी, मैं उनका ध्यान दूंगा 1991-92 में जब हमने प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट किया। अगर सरकार सब कुछ ठीक चला ही रही थी तो हमने बुलाया क्यों प्राइवेट? बिल्कुल हैरी साहब, अब बुलाया है तो उसको निभाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी तो होना चाहिए। जी हैरी साहब, अभी वापस भी लौटेंगे, अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ आपके पास, और बहुत साफ बातें हैरी साहब ने कही। उपभोक्ता के बारे में उन्होंने कहा, और प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट किस तरह से होगा, और एक बात और उन्होंने अच्छी कही कि जब प्राइवेट सेक्टर की बात आती है तो हम आम लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है कि साहब मुनाफाखोर होंगे या काम नहीं करेंगे या नियत पर हमेशा शक रहता है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो शायद कहीं दोबारा से हमें सोचने समझने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक चलते हैं मुंबई। हैरी जी, ये बताइए कि जो प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट है, प्राइवेट प्लेयर्स हैं बिजली के, खासतौर से जनरेशन के सेक्टर में, आपको क्या लगता है? ये भी देखा गया है कि काफ़ी कुछ लिटिगेशन के मामले जो हैं उनमें फंस जाते हैं सरकार के साथ में। बहुत सारे हमने देखा है कि जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको भी काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है, और ये भी सुनने में आया कि लॉयर्स को पहले उनको रख लेना पड़ता है बजाय कि इंजीनियर्स को। मतलब ये बहुत सारी एक बॉटलनेक्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं बिजली सेक्टर से जुड़ी, खासतौर से प्राइवेट प्लेयर्स के। इसके ऊपर थोड़ा सा आप अगर कुछ कहना चाहें। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके ऑडियंस रिएक्शंस बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, और इसमें एक मैं रिएक्शन देना चाहूँगा बिफोर आई कम टू, आपने जो पॉइंट रेज किया कि 2-3 लोगों ने कहा कि सीएजी का ऑडिट होना चाहिए, और ये प्राइवेट बिजली की कंपनियां बहुत चोरी करती हैं। अब ऐसा है कि आप अगर हमें बता दें कैसे चोरी करें, मतलब कि ये सारा सेक्टर रेगुलेटेड है। अब अगर रेगुलेटर ढीला है किसी स्टेट में तो उसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन ये सारा सेक्टर, कोयले के दाम से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक, आप कौन से कस्टमर को कितना चार्ज कर सकते हैं, ये सब इंटरनेट पे रेगुलेटेड है, उसी हिसाब से बिल आता है। एक आपके ऑडियंस में एक बहुत अच्छा रिएक्शन आया था कि भाई जो 500 की बिजली कंज्यूम करता है उसको 10,000 का बिल भेज दिया। ऐसा गलतियां हुई हैं, लेकिन ये मैं बिल्कुल ये साफ कर देना चाहता हूं कि ये हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है, और इससे ज़्यादा रेगुलेशन आप कर नहीं पाते। अगर इसमें भी कोई ऊपर नीचे चोरी हो रही है, वो लोअर लेवल पे उनके एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, तो वो अपनी कंपनी की चोरी करा रहे हैं, वो मतलब कि उपभोक्ता की चोरी नहीं हो रही। नंबर 1। नंबर 2, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि सीएजी ऑडिट क्यों नहीं होता। मेरे हिसाब से तो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, ये जो जनता की मांग है ट्रांसपेरेंसी की, ये सिर्फ सीएजी ऑडिट से सॉर्ट आउट नहीं होगा। यहाँ पे राजदान साहब का जो सजेशन था बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हर जो प्रोसीडिंग होती है रेगुलेटरी कमीशन की, जहाँ एक एक पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट होता है, लड़ाई होती है, नेगोशिएशन होता है, और बार बार रेगुलेटर जो है उसको टैरिफ इंक्रीज नहीं देता है, इसको आप टेलीवाइज करें ताकि जनता को पता तो चले जी कि ये इतना आसान नहीं है। ये निवेश करने के बाद भी आपको भुगतना पड़ता है, क्योंकि आज की डेट में रेगुलेटर ने खुद, एक रेगुलेटर नहीं है, पिछले 10 सालों में काफ़ी रेगुलेटर चेंज हुए हैं, दिल्ली में जजेस भी आए हैं, इंपॉर्टेंट लोग आए हैं। आज की डेट में 25 से 27 हजार करोड़ का रेगुलेटरी एसेट खड़ा हो गया है। यानी कि मैं जब दिल्ली में रहता हूं और मेरे जो भाई लोग दिल्ली में रहते हैं, एक एक कस्टमर के ऊपर 1 लाख रुपए के करीब की लायबिलिटी खड़ी कर दी। अब आप कहें कि ये तो चोरी है, नहीं, ये चोरी नहीं है। हुआ क्या है कि बिजली का जो भाव बढ़ना चाहिए था
वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से नहीं बढ़ा। ठीक है। और कोयले का भाव बढ़ता चला गया, ट्रांसमिशन का भाव बढ़ता चला गया, रेलगाड़ियों का भाव बढ़ता चला गया 10 सालों में जी। अब ये सवाल उठता है दिल्ली वालों का, किस देश की बात कर रहे हैं? जो अभी जो क्राइसिस आपका हुआ है, ये क्राइसिस फिर से होगा, फिर पावर कट्स होंगे और भगवान की दया होगी तो बारिश हो जाएगी टाइम पे, तो अच्छी बात है। अगर वो बारिश डिले होगी तो दिल्ली को और तकलीफें आने वाली। आपके क्या फाइनल कमेंट्स हैं? अब मैं क्या बताऊं मैडम, सब बोल ही दिया है। संवाद की बातें हो रही हैं तो संवाद ही सही। अभी 20-25 साल से भुगत रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात जरूर मैं ये मानता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और कंज्यूमर्स को इन्वॉल्व होना चाहिए। और मैं एक चीज़ एंड करूँगा कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया गया है नई सरकार ने कि कोयला और कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का एक ही मंत्री रखा है। इससे मुझे लगता है कि 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हम ये पावर प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेंगे, इसका समाधान भी निकालेंगे और साथ में कंज्यूमर को भी खुश कर देंगे। जी शुक्रिया।